स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए ज्योग्राफी के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 22 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 21 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। साफ्टा, आसियान, ओईसीडी या ओपेक। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत जो है वो व्यापार समूह में से साफ्टा का एक सह सदस्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। गेहूं, मक्का, कहवा या चावल। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोलंबिया और ब्राज़ील में कहवा फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मक्का, गेहूं, चाय या कहवा। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार, व्यापार या व्यापार की संरचना। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, व्यापार संघों की सदस्यता पर किन 3 बातों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यापार संघों की सदस्यता पर किन 3 बातों का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि व्यापार संघों की सदस्यता पर इन तीनों बातों का प्रभाव पड़ता है। पहला, दूरी, उपनिवेशी संबंधों की परंपरा और भू राजनीतिक सहयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। 2, 3, 4 या 5। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो 2 प्रकार का होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं। असंतुलित व्यापार, विलोम व्यापार, व्यापार संतुलन या अनुकूल व्यापार। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों में संगठन ओपेक का गठन कब हुआ और निम्नलिखित में से कितने देश इसके सदस्य हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का गठन कब हुआ और निम्नलिखित में से कितने देश इसके सदस्य हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का गठन सन 1960 में हुआ और 13 देश इसके सदस्य थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना प्रतिशत भाग सेवाओं का था। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि 1996 में
कुल विश्व निर्यात का कितना प्रतिशत भाग सेवाओं का था? 50%, 25%, 35% या 5%? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 1996 में विश्व का कुल 25% निर्यात सेवाओं का था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम, बिहार, राजस्थान या तमिलनाडु? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि असम में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? आंतरिक पतन, नेवी पतन, अंतरैपो पतन या तेल पतन? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को आंतरिक पतन कहते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, चाय उत्पादन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि चाय उत्पादन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चाय उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? लौह, लिग्नाइट, मैग्नीज या अभ्रक? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मैग्नीज खनिज को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जल, सौर, ताप या पवन? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ताप जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग बिजली की तारें आदि बनाने में किया जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस धातु का प्रयोग बिजली की तारें आदि बनाने में किया जाता है? लोहा, अभ्रक, जिंक या तांबा? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तांबा धातु का प्रयोग बिजली की तारें आदि बनाने में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के मयूरभंज, कोइझर तथा बुनाई क्षेत्रों में कौन सी धातु मिलती हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि उड़ीसा के मयूरभंज, कोइझर तथा बुनाई क्षेत्रों में किस धातु मिलता है? तांबा, मैग्नीज, लोहा या अभ्रक? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उड़ीसा के मयूरभंज, कोइझर तथा बुनाई क्षेत्रों में लोहा मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कोयले की खुदाई कब प्रारंभ हुई? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले कोयले की खुदाई कब प्रारंभ हुई? 1866, 1814, 1912 या 1810? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में सबसे पहले कोयले की खुदाई 1814 से प्रारंभ हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किस खनिज अयस्क का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किस खनिज अयस्क का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट, मैग्नीज, डोमोलाइट या जस्ता? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट खनिज अयस्क का उपयोग किया जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, भारत में मैग्नीज का उत्पादन कितना है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में मैग्नीज का उत्पादन कितना है? 30 लाख टन, 18 लाख टन, 20 लाख टन
या 25 लाख टन। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में मैग्नीज का उत्पादन 18 लाख टन है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, मुंबई हाई क्षेत्र जहां खनिज तेल मिलता है अरब सागर में बंदरगाह से कितनी दूरी पर है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मुंबई हाई क्षेत्र जहां खनिज तेल मिलता है अरब सागर में बंदरगाह से कितनी दूरी पर है। 130 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 110 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुंबई हाई क्षेत्र जहां खनिज तेल मिलता है अरब सागर में बंदरगाह से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं या रबर। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। रूस, डेनमार्क, भारत या नीदरलैंड। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रूस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती हैं। ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्प उत्पादन। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फूलों की कृषि को पुष्प उत्पादन भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी कृषि का प्रकार विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। कोल खोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रोपण कृषि का प्रकार विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।